साथ है त्रिभुज ABC। यह ABC त्रिभुज है में D, E और F, ये D है और E है और ये F है। भुजाओं AB, BC और CA, AB, BC और CA के मध्य बिंदु है। मतलब ये जो है D, E AB का, और ये जो है E BC का, और ये जो है F AC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु पर में अभी पढ़े, मध्य बिंदु क्या करता है, वो भुजाओं को समान दो भाग में बांटता है। मतलब मध्य बिंदु है तो AB बराबर हो जाएगा DB और BE बराबर हो जाएगा EC, और AC जो है इसका मध्य बिंदु F है, AF बराबर हो जाएगा CF का या FC का। ठीक है, तो यह मध्य बिंदु का काम है। दर्शाइए कि बिंदु D, E और F, D, E और F जो है उसको मिलाना है। अच्छा, को मिलाने पर माने इसको इससे 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 मिला दीजिएगा। वही बोला है मिलाने पर त्रिभुज ABC जो है, त्रिभुज ABC जो है इस 4 सर्वांगसम त्रिभुज में बट जाता है। 4 सर्वांगसम त्रिभुज में बट जाता है। मतलब ये जो ABC जो है 4 गो त्रिभुज में बटा हुआ है। ये चारों त्रिभुज ये आपस में सर्वांगसम है। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो जो दिया है से लिख दिए कि त्रिभुज ABC में D जो है AB का मध्य बिंदु है। D जो है AB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु से क्या होगा, AD बराबर हो जाएगा BD का। फिर लिखे हैं कि E BC का मध्य बिंदु है, तो E जो है वो BC का मध्य बिंदु है, तो BE जो होगा वो बराबर हो जाएगा EC का, क्योंकि मध्य बिंदु से समान दो भाग में बांटता है, वो हो गया। फिर F जो है AC का मध्य बिंदु है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AF बराबर हो जाएगा FC। तो ये भी जो दिया था वो लिख दिए हैं। ठीक है, हमको सिद्ध करना है, बोला है ना कि ABC 4 सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित हो जाता है। तो ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये चारों आपस में सर्वांगसम है। तो ये हमको प्रूफ करके बताना है। तो हम ले लिए हैं त्रिभुज ABC, पहले ले लिए हैं। तो त्रिभुज ABC अगर लिए हैं तो आप देखिए थोड़ा, हम लिए हैं DF लिए हैं। ठीक है, ABC त्रिभुज में DF मध्य बिंदु पर काम करेंगे। तो लिखे हैं उत्पत्ति में त्रिभुज ABC में तो D तथा F क्रमशः भुजाओं AB तथा AC का मध्य बिंदु है। तो आप भी पढ़े हैं क्या कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है और आधा होती है। तो हम समांतर वाला केस ले लेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि DF जो होगा वो समांतर होगा BC का। अब कारण लिख दीजिए, लिख दिए हैं कि DF समांतर BC मध्य बिंदु पर में से, क्या मध्य बिंदु पर में यही कहता है। उसी प्रकार हम एक और त्रिभुज लेते हैं और C, और इसका नाम है D और E। फिर वही भाषा लिखेंगे एडिटिव कि त्रिभुज ABC में क्रमशः इस प्रकार कर दीजिए, किसी प्रकार कर दिए हैं तो कारण लिखने की कोई जरूरी नहीं है। तो लिख दिया कि त्रिभुज ABC में D तथा E क्रमशः भुजाओं AB BC का मध्य बिंदु है। तो क्या हो जाएगा, DE जो है उस समांतर हो जाएगा AC का। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये दोनों समीकरण हमको क्या मिलेगा। सो ये भुजा जो है DF जो है, ये भुजा हम समांतर कब रखे हैं BC का, DF भुजा समांतर कब रखे हैं BC का, और उसके बाद DE समांतर किए हैं AC का। मतलब E जो है DE, ये हम समांतर किए हैं AC का, DE समांतर किए हैं हम AC का। समीकरण 2 में ये बात किए हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये चतुर्भुज लीजिए तो ये चतुर्भुज में बात होगा, ये चतुर्भुज इस तरह से, ये चतुर्भुज, ये माने BECF चतुर्भुज में देखिए कि भुजाओं का दोनों युग्म समांतर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज क्या होगा, समांतर हो जाएगा। तो हम ये बात को लिख देते हैं,
तो हम ये बात लिख दिए हैं कि एफ समांतर हो जाएगा इसी का क्योंकि डी एफ समांतर था बीसी का, इसी का हिस्सा ई सी है, ठीक है। उसी प्रकार डी ई समांतर हो जाएगा सी एफ का क्योंकि ए सी का ही हिस्सा सी एफ है, तो ये बात लिख दिए। अतः सी डी ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये कारण हो जाएगा कि समूह भुजाओं का दोनों युग्म समांतर है। तो डी ई सी एफ माने ये चतुर्भुज को आप ध्यान से देखिए, ये वाले चतुर्भुज, ये चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज है। डी ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है और उसका विकर्ण है ई एफ। तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है, ठीक है। ये प्रमेय के अंतर्गत हम पढ़े हुए हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, अब लिख देंगे। तो लिख दिए हैं कि ई एफ डी सर्वांगसम होगा एफ ई सी का, कारण समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ई एफ उसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, अभी ये बचा हुआ है, इसी को अब लेते हैं। तो लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी में अब तो थोड़ा सा फिगर देख लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, देख लीजिए फिगर, यह ए, यह बी, यह सी। तो कहने है इसमें क्या, हाँ ये मध्य बिंदु अभी आपका रहेगा क्योंकि दो मध्य बिंदु ले चुके हैं, ई एफ बचा हुआ है, तो ये एफ हो जाएगा और ई हो जाएगा। तो फिर वही बात हो जाएगा, वही कारण लिख देंगे कि क्या है, ई और एफ है ना, तो लिखेंगे ई तथा एफ लिख दिया है कि ई तथा एफ क्रम सब भुजाओं बीसी तथा एसी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अतः मध्य बिंदु पर में से कह सकते हैं कि ई एफ समांतर हो जाएगा ए बी का, हो जाएगा मध्य बिंदु पर में से, लेकिन हम इसी प्रकार लिखे हैं, कारण लिखने की जरूरी नहीं है। अब हम ये चतुर्भुज लेंगे जो सेलेक्ट कर रहे हैं, अभी चतुर्भुज में आपको देखना है, प्रूफ कर चुके हैं कि डी एफ जो है बीसी का समांतर है। अब भी हम क्या किए हैं, अब भी प्रूफ किए हैं कि ई एफ जो है ए बी के समांतर है, ई एफ जो है ए बी के समांतर है। तो ए बी का ही हिस्सा तो बी डी है, तो बी डी समांतर हो जाएगा ई एफ, और ई डी समांतर हो जाएगा किसका, बीई का, क्योंकि बीई का बी सी का इस हिस्सा ई एफ बीई है, तो ये और ये भी आपस में समांतर हो जाएगा। इस बात को हम लिख देते हैं कि अतः बी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, इस सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म बराबर है। त्रिभुज ई डी ई एफ डी सर्वांगसम होगा डी बी ई समांतर त्रिभुज का विकर्ण डी ई दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ से लिख दी। उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, ये वाला चतुर्भुज लेंगे, फिर ध्यान देना होगा, ये चतुर्भुज अब हम लेंगे, ये वाला, ये चतुर्भुज, ये वाला देखिए, इमेजिन करना होगा यहाँ से, ये वाला चतुर्भुज लेंगे, ये वाला चतुर्भुज लेना है। तो उसी प्रकार फिर कहिएगा कि ये वाला चतुर्भुज में अभी देखिए क्या बोलते हैं, ई भुजा डी ई जो है इसके समांतर क्या है, प्रूफ किए हैं, और डी ई भुजा एसी के समांतर हम प्रूफ किए हैं, भुजा हम इसके समांतर प्रूफ किए हैं, ये भुजा इसकी, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये बात को भी हम लिख देते हैं कि चतुर्भुज ए डी ई एफ में ई एफ जो है वो समांतर है ए डी का, ई एफ जो है वो समांतर है ए डी का, पहले ही से प्रूफ कर चुके हैं। और उसके बाद ई डी जो है वो समांतर है ई एफ का, ठीक है, पहले ही से प्रूफ कर दिए। तो क्या हो गया, ये जो चतुर्भुज है आपका जो नाम लिए हैं ए डी ई एफ, इसे क्या है, इसके सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर है, इसलिए ये चतुर्भुज जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज ये जो है, ये समांतर चतुर्भुज इसका विकर्ण हो जाएगा डी एफ। तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है, प्रमेय में हम पढ़े हुए हैं, तो वही बात लिख दिए हैं कि अतः चतुर्भुज ए डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, एफ डी ई एफ डी और
ए डी एफ क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण डी एफ दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। इसको एक रूल मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको मानेंगे समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1, और ये हो जाएगा समीकरण 2, और इसको मान लेंगे हम समीकरण 3, ठीक है। अब समीकरण 1, 2 और 3 को ध्यान से देखिएगा ना, जो प्रूफ करना है कि इसे 4 सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है, तो ये जो होगा ये सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। हम ये बात यहाँ से लिखेंगे, सी का कारण लिख सकते हैं, समीकरण 1, 2 तथा 3 से ई एफ डी सर्वांगसम है एफ ई सी का, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए, इसको समीकरण 1 माने है, इसको फिर यहाँ समीकरण 2 में देखिए, ई एफ डी वह चीज, ई एफ डी ये सर्वांगसम है किसका, डी बी ई का, ठीक है। फिर देखिए इसमें समीकरण 3 में देखिए कि ये देखिए डी ई एफ डी वह चीज फिर सर्वांगसम है ए डी एफ का। तो तीनों समीकरण को जब हम मैच करेंगे तो ये क्या होगा, ये आपस में चारों जो होगा त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। ये इसका उदाहरण बड़ा एल एम और एन 3 समांतर रेखा है, एल एम और एन ये तीनों जो है समांतर रेखा है, ठीक है। ये दिया हुआ है, दिया हुआ मैं लिख दिया, जो तिर्यक रेखाओं P और Q द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेदित है, तिर्यक रेखा P और Q द्वारा जो है समांतर रेखा L और M ये इस प्रकार प्रतिच्छेदित है कि L, M और N रेखा P पर समान अंतःखंड, समान मतलब बराबर, अंतः मतलब अंदर, खंड में टुकड़ा ए बी और BC जो है बराबर है, और ये अंदर का है, अंतः है इसलिए अंदर बोला है, ठीक है। AB और BC कटती है यानी बराबर है AB और BC। दर्शाइए कि L, M और N रेखा Q पर भी समान अंतःखंड DE और CF कटती है, मतलब वही बात बोला है कि इस पर आपको बताना है कि DE बराबर EF होगा। बुक में जो फिगर दिया है वो इसमें इस तरह से कह रखा है, लेकिन एक्चुअल में फिगर ये है, ठीक है। हम अभी क्या है पढ़े हैं अभी जस्ट मध्य बिंदु प्रमेय और मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, तो उसमें क्या है मध्य बिंदु प्रमेय लगाइए या मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लगाइए तो वो त्रिभुज में ही काम करता है। तो ये जो है इसको इससे मिला देना है और इसको जी पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो ये बुक में इस तरह से दे लिया है, ठीक है, दिया हुआ है। ये वाले त्रिभुज के अगर लेंगे, ये वाला त्रिभुज को यानी नाम होगा ए सी एफ में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी एफ में। ए सी एफ में हम कह सकते हैं कि बी जो होगा वो ए सी का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि ए बी और बी सी बराबर दे रखा है, इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये त्रिभुज में एम और एन जो होगा वो समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हम लिखते हैं एम और एन समांतर है, ठीक है। तो इसमें हम बी जी समांतर सी एफ लिख देंगे, क्योंकि क्या बोलते हैं एम का ही भाग है बी जी, तो बी जी और सी एफ समांतर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः जी भी क्या हो जाएगा एफ का मध्य बिंदु है, क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम में हम पढ़े हैं कि एक भुजा के मध्य बिंदु को दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तो ये भी जी इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो लिखेंगे कि मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से अगर जी ए एफ का मध्य बिंदु है तो क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं ना अतः जी एस एफ का मध्य बिंदु है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए जी बराबर हो जाएगा किसका जी एफ का, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। अब हम ये त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज यानी एफ ए डी में, तो एफ ए डी में हम कह सकते हैं क्या कि अभी हम तुरंत प्रूफ किए हैं कि जी जो है, क्योंकि देखिए ए जी और जी एफ बराबर है, तो इसका मतलब जी क्या हो जाएगा एफ का मध्य बिंदु हो जाएगा क्या, और एल और एम समांतर है, तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं ना कि ई भी
एफ डी का मध्य बिंदु है, जिसके कारण ई एफ ई बराबर हो जाएगा डी ई का। ये बात हम एडिटिव लिख देते हैं। जी ए एफ का मध्य बिंदु है, सभी का एक्स है, और ए एल और एम जो है वो समांतर है, वो पहले से दिया हुआ है। एल और समांतर है जो पहले से दिया हुआ है, तो हम क्या कहेंगे ई डी एफ का मध्य बिंदु है, अतः ई डी ई बराबर